नमस्कार। राजभाषा कार्यान्वयन विशेषकर जो लोग नए अनुवादक बन करके गए हैं या आप ऐसे कार्यालय गए हैं जहां राजभाषा कार्यान्वयन आपसे पहले करने वाला कोई नहीं था, क्या करें, कैसे करें और क्या करें कि राजभाषा कार्यान्वयन सही ढंग से हो, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती अपर्णा घोष मैडम। अपर्णा मैडम एक सरकारी संस्थान में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी हैं और इनका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। इनके प्रयासों से इनके संस्थान को हर वर्ष राजभाषा कार्यान्वयन का कोई ना कोई पुरस्कार मिलता रहा है। आइए अब हम मैडम की तरफ चलते हैं और वो आपको बताएंगी कि कैसे, क्या और क्यों करना है। आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद शुक्ला जी। तो जैसे कार्यान्वयन की बात हो रही है, सरकारी कार्यालय में कैसे कार्यान्वयन किया जा सकता है, तो इस मामले में जैसे मेरा मानना है या बहुत प्रचलित कहावत भी है कि पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। अर्थात पहले जो है किसी का, जैसे हम लोग किसी शख्स का देख लेते हैं कि वो ऊपर से कैसे दिख रहा है, उसके बाद उसके गुण के बारे में हम बातचीत करते हैं या उसको परखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कार्यान्वयन का भी हम मामला लेंगे तो एक ही जैसा है। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारी नौकरी अनुवादक के रूप में किसी, या अनुवाद अधिकारी के रूप में किसी संस्था में होती है या किसी सरकारी दफ्तर में होती है। तो सबसे पहले हमको वहाँ पे जाके उस कार्यालय में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं या वहाँ पे जैसे काम शुरू करने जाते हैं तो एक जायज़ा लिया जाता है। खुद ब खुद या स्वयं हम लोग एक जायज़ा ले सकते हैं कि वहाँ पे परिस्थिति कैसी रही है, या अगर नया कार्यालय बना है, आप पहले से काम करते आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको देखना है कि मुआयना करना होगा कि कैसे कार्यान्वयन को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं या सटीक तरीके से करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, ये क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले कार्यालय में क्या होता है, आपके घर के बाहर जैसे आपका नेम प्लेट रहता है, ठीक उसी प्रकार किसी कार्यालय का भी बाहर उसका नाम पट रहता है ना। तो जैसे नामपट की बात जब आती है तो उसी के साथ में एक पत्र शीर्ष, जो कि बाद में आना चाहिए, लेकिन पत्र शीर्ष का भी मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी कि ये तो चीज़ जो है ये राजभाषा नियमानुसार त्रिभाषिक होना चाहिए। अर्थात ऊपर में आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा, फिर बीच में आपका हिंदी आएगा, फिर नीचे में आपका अंग्रेजी आएगा। मतलब एक ही कार्यालय का पता जब आप लिख रहे हैं तो ऊपर में आप क्षेत्रीय भाषा में लिखिए, फिर हिंदी में लिखिए, फिर अंग्रेजी में लिखिए, तो तभी होगा सटीक रूप से राजभाषा का यहाँ पे कार्यान्वयन। फिर दूसरे हम आते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि दर्शनधारी। तो दूसरा क्या होता है कि कोई, मान लीजिए कि कोई बड़े अधिकारी निरीक्षण के लिए आपके कार्यालय में आते हैं, तो सबसे पहले उनके नज़र में क्या पड़ना चाहिए कि भाई हाँ, यहाँ पे इस कार्यालय में कार्यान्वयन किस दिशा में हो रही है। तो जैसे दर्शनधारी या दर्शन के, जैसे मैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा चला गया नामपट पत्र शीर्ष, जो त्रिभाषिक होना चाहिए। फिर आता है कि आप कार्यालय में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, कभी लिफ्ट के नीचे या लिफ्ट के ऊपर, या नीचे से अगर आप ऊपर उठते हैं या अगर चढ़ते हैं, या जैसे कार्यालय में प्रवेश करते हैं, तो कुछ जैसे ऐसे गेट अगर बना हुआ है तो वहाँ पे एक आज का शब्द का डिस्प्ले बोर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो श्वेत पट लगा दीजिए, अर्थात वाइट बोर्ड। वहाँ पे आप जो पेन है, वाइट बोर्ड पेन, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। आज का शब्द हर सवेरे आप जाइए, कार्यालय जैसे ही शुरू होता है, उपस्थिति वही में आप अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं। उसके बाद आज का शब्द, अर्थात शब्दावली द्वारा जो शब्द हम लोग का बनाया हुआ है, जो हमारे दैनंदिन कार्य में हम लोग प्रयोग करते हैं, वैसा कोई शब्द आप चुन लीजिए। मान लीजिए हम एक बहुत कॉमन सा वर्ड लेते हैं, परिपत्र, अर्थात सर्कुलर, या मेमोरेंडम, ज्ञापन, पत्र शीर्ष, लेटर हेड, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं ना। तो कोई भी एक शब्द आप लिख लीजिए और ऊपर में आप ऐसे बाईं तरफ दिनांक डालिए, ऊपर में आज का शब्द बड़े बड़े अक्षर में, बड़े हरफ में लिख लीजिए। उसके नीचे आप हिंदी में लिखिए उसका, फिर नीचे अंग्रेजी में आएगा। अर्थात जैसे ही आप घुसते हैं या कोई भी कर्मचारी घुसता है, कोई भी अधिकारी जैसे प्रवेश करता है, तो वातावरण एक हिंदीमय होना चाहिए, है ना। कार्यान्वयन की दृष्टि को अगर हम लोग देखें तो, या कोई निरीक्षण करने के लिए कोई आला अधिकारी आते हैं तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, इस कार्यालय में बहुत अच्छे से कार्यान्वयन हो रहा है। तो कैसे ना, सबसे पहले उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है। तो अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड है या जैसे कंप्यूटर का बड़ा सा स्क्रीन, वैसा भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो छोटे पैमाने पे हम लोग यही सुझाव देंगे कि आप एक श्वेत पट रखिए, उस पर आप आज का शब्द लिखिए।
उसके बाद आता है तीसरा हमारा जांच बिंदु और धारा 3(3). जैसे राजभाषा विभाग अनुसार जांच बिंदु हर प्रतिवर्ष जैसे जांच बिंदु बनाए जाते हैं। फिर धारा 3(3) के भी जैसे 14-15 दस्तावेज हैं, तो उनका एक बहुत अच्छे से बोर्ड बना लीजिए द्विभाषी, अर्थात हिंदी भी रहेगा, अंग्रेजी भी रहेगा। जैसे ही आप और प्रवेश करते हैं, एक बड़ा सा बोर्ड रहेगा, तो उस बोर्ड को अगर आपका ऑफिस 2 या 3 जैसे भी जितने भी उसके मतलब स्टोरीज हैं, तो हर जैसे तल्ला पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे घुसते साथ ही एक ऐसा बोर्ड रहना चाहिए जिस पे आप जाते साथ ही धारा 3(3) का जैसा अनुपालन बहुत आवश्यक होता है कि वो द्विभाषिक जारी हो जितने भी कागजात हैं, या फिर जांच बिंदु की हमें हिंदी के कार्यान्वयन के लिए या राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर नजर डालना है, तो एक सरसरी निगाह हम लोग डाल सकते हैं। और एक होता है सुक्ति, जैसे हिंदी में काम करें, हिंदी में हस्ताक्षर करें, या बड़े बड़े महान हस्ती जिन्होंने हिंदी में जो भी कोटेशन या जो भी कोट्स दिया हो वैसे कोटेशन का अगर हो सके तो वैसे सुक्तियों के कुछ पोस्टर्स बनवा लीजिए, और जगह जगह पे दीवारों पे हो या जहाँ पे आपको सटीक लगे, जहाँ पे पॉसिबल हो, वैसे सब स्थान पे आप उसको लगा दीजिए। तो ये गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा आता है कि कार्यालय में जैसे कुछ मुहर हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, अधिकारियों का मुहर होता है, या किसी शाखा में जाते हैं तो शाखा में भी मुहरों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही लिफाफे तो छप कर आते हैं सरकारी दफ्तर में, तो लिफाफों के ऊपर पते जो हो वो अवश्य रूप से या अनिवार्य रूप से द्विभाषिक होने चाहिए। और मुहर का भी मैं वही कहूंगी कि द्विभाषी, अर्थात ऊपर हिंदी नीचे अंग्रेजी। तो ये आपके रहे जैसे चौथा पॉइंट चला गया। फिर और एक मैं आती हूँ कि जैसे रजिस्टर हो या फाइल कवर हो, जैसे कोई निरीक्षण करने आता है या आपके ही कोई अधिकारी आते हैं या आपके सक्षम प्राधिकारी जो होते हैं कार्यालय अध्यक्ष, उनका अगर हो सकता है कि भाई इस कार्यालय में इतने सारे अनुवादक हैं या 2 अनुवादक हैं, 3 अनुवादक हैं, उन्होंने कैसा काम किया है अब तक, या हमारे कर्मचारी कैसा काम कर रहे हैं, या जो निरीक्षण करने आते हैं उनको भी बीच बीच में होता है कि हम देख लें कि भाई कैसा क्या काम हो रहा है। तो पहले तो उन लोगों को क्या करना है, उनको रजिस्टर देखना है। रजिस्टर के ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है कि नाम, कि किस विषय से संबंधित वो रजिस्टर है। मान लीजिए वो LTC का रजिस्टर हुआ, ऑफिस ऑर्डर अर्थात कार्यालय आदेश, LTC, छुट्टी यात्रा रियायत, तो जो भी आपके पास रजिस्टर्स हों उसके ऊपर जो भी टाइटल जैसा रहता है या शीर्ष नाम जैसा रहता है वो ऊपर में हिंदी में लिखिए, नीचे अंग्रेजी में लिखिए। और वैसे ही मैं कहूँगी कि आपका फाइल कवर जो है, जो भी लिखा रहता है ऊपर में हिंदी नीचे में अंग्रेजी, अगर ये 5 पॉइंट आप मान लेते हैं कोई भी अनुवादक अपने कार्यालय में कार्य के शुरू में, तो मान लीजिए कि आपका 50% काम हो गया कार्यान्वयन की दृष्टि से, है ना। तो 50% काम हम सिर्फ दर्शनधारी अर्थात दर्शन के रूप में या ऊपरी या सतही तौर पे कर सकते हैं, जिससे आप ये प्रमाण कर सकते हैं या आपको भी लगेगा कि हाँ भाई हिंदी का कार्यान्वयन बिल्कुल हो रहा है। तो ये गया हमारा जैसे दर्शन के फर्स्ट स्टेप 5 पॉइंट्स। अब हम आते हैं दर्शन के सेकंड स्टेप में कि अब आगे हमको और क्या बढ़ाया जा सकता है, ताकि जैसे ऊपरी तर पे लगे कि हाँ हमने कोई फाइल खोला नहीं, कोई कंप्यूटर देखा नहीं, किसी भी शख्स से या कार्मिक से मैंने बात की नहीं, लेकिन फिर भी हमको लगेगा कि हाँ यहाँ पे हिंदीमय वातावरण है, यह कार्यान्वयन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। उसके लिए क्या करना होगा कि सरकारी नियमानुसार या राजभाषा नियमानुसार एक वाचनालय और एक पुस्तकालय का गठन होना बहुत जरूरी है ना। जैसे आप दफ्तर में आते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं खरीदी जाती हैं। तो अक्सर जैसा होता है कि जिस रीजन से है, मान लीजिए कि आप गुजरात में हैं तो गुजराती क्षेत्रीय भाषा, असम में है तो असमिया भाषा, बंगाल में है तो बांग्ला भाषा के समाचार पत्र खरीदे जाते हैं। तो हिंदी का भी उसी अनुरूप आपको समाचार पत्र एक लेना होगा। साथ ही पत्रिकाएं जो उपयोगी हो, जो कार्मिकों के उपयोगी हो, वैसे पत्रिका आपको खरीदनी होगी ताकि वाचनालय गठित हो और जैसे कार्मिक जो है वो अपने जैसे ब्रेक टाइम में आ सके, वैसे पत्रिका पढ़ सके, समाचार पत्र पढ़ सके। हिंदी में कई सारे अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, समाचार पत्र हैं, दैनिक विश्वामित्र है, सन्मार्ग है, ये काफ़ी चलते हैं आजकल सरकारी दफ्तर में, उनको आप क्रय कर सकते हैं। फिर पत्रिकाओं में सरिता है, फिर जैसे इंडिया टुडे है, और प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता किरण, ऐसे कई सारे हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। तो वैसे पत्रिका का क्रय किया जा सकता है।
ये गया आपका वाचनालय। जैसे इसमें क्या करेंगे, कार्मिक आएंगे, रीडिंग रूम जैसा है, पढ़ेंगे, या अगर अब वो चाहते हैं तो पत्रिका अपने नाम पे इशू करवा के रख सकते हैं। फिर और एक होना जो जरूरी है वो है आपका पुस्तकालय का गठन। कोई भी अधिकारी आते हैं या आपको लगता है कि हाँ हमने कार्यान्वयन में काम किया, क्या करना होगा, छोटा ही सही मगर शुरुआत आप करेंगे, पुस्तकालय का गठन होना बहुत जरूरी है। अर्थात हमारे यहाँ पे जो बजट जो होता है, मान लीजिए आपको 100 रुपया दिया जाता है मुख्यालय से, तो उसका 50 रुपया आपको हिंदी की किताब खरीदनी है, 50 रुपये से आपको और कोई किताब आप ले सकते हैं। तो ये मैंने जैसे 50 रुपया कहा है, तो वैसे जो भी बजट एलोकेटेड होता है या आवंटित जो राशि होती है उसका 50% से हम हिंदी का लेंगे और 50% से हम और मतलब हिंदी हो, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी की किताब ही खरीद किया जाएगा। तो ये गया आपका जो सेकेंड स्टेप मैंने कहा कार्यान्वयन के सेकेंड स्टेप का फर्स्ट पॉइंट। फिर हम आते हैं कि कभी कोई भी, आजकल जैसा हर कार्यालय में ऐसा हो गया है कि हर कार्मिक कंप्यूटर पे कार्य करता है, तो कंप्यूटर पे हमारा कीबोर्ड जो है वो तो इंग्लिश में ही रहता है, या जो भी काम करते हैं मैक्सिमम हमारे जो अधिकांश कर्मचारी या अधिकारी अंग्रेजी में काम करते हैं। परंतु कोई भी अगर मान लीजिए कोई आपके कार्यालय में आता है, कहता है कि भाई आप दिखाइए आपने क्या काम किया है, तो कोई भी कंप्यूटर आप ऑन करिए, ऑन करके आप दिखा दीजिए कि सरकारी स्तर पे जो अनुमोदित है मंगल फॉन्ट, यूनिकोड फॉन्ट, उसमें भी काम हो रहा है। अर्थात हमारे कंप्यूटर में ऐसी सुविधा हमें उपलब्ध करानी है जिससे कि हमारे कार्मिक या जो अनुवाद हैं वो हिंदी में भी काम कर सके, है ना। तो ये गया कंप्यूटर वाला हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड जो आता है कि आपको जैसे नियम मतलब प्रोटोकॉल मानिए या जो भी नियम मान के चलिए कि 2 चीजें करानी बहुत आवश्यक है, चाहे आपके अधिकारी कम हो, चाहे आपके अधिकारियों के पास कितने भी कार्य क्यों ना हो। आप अगर मान के चलते हैं कि हमारे कार्यालय में बहुत काम है, बहुत अनुवाद का काम है, हम अकेले हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी आपको ये काम करना होगा। वो क्या है, सालाना आपको 4 बैठकें करवानी होगी और 4 कार्यशालाएं करवानी होगी। अर्थात हर 3 महीने पे 1 कार्यशाला और 1 बैठक, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक। वो तो आपको पता ही होगा कि कार्यालय अध्यक्ष और हिंदी के जो अधिकारी होते हैं उनकी उपस्थिति बहुत आवश्यक हो जाती है। वैसे बैठक आप 4 कराइए हर 3 महीने के बीच वाले महीने में, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च अगर हम लेते हैं तो फरवरी, फिर अप्रैल में, जून में, मई में, तो इस प्रकार से आपकी बैठकें होती रहेंगी। और कार्यशाला के लिए आप चुन लीजिए तो पहला महीना जनवरी में करा लीजिए, अप्रैल में करा लीजिए, जुलाई में, तो ऐसे करके आप करा सकते हैं। और 1 दिन का आप रख सकते हैं कि 1 दिवसीय हम कार्यशाला करा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी रिपोर्ट अगर आप भरेंगे अपने मुख्यालय को बताने के लिए या राजभाषा विभाग कभी आपके निरीक्षण के लिए कभी आता है, या आपको अगर पूरे 100% आपको दिखाना है कि भाई हाँ हमारे कार्यालय में हम जो पूरी तरह से हम कर रहे हैं कार्यान्वयन, उसमें बहुत ज़रूरी है इन बातों को ध्यान में रखना, है ना, कि बैठक हम 4 करवाएं, 4 कार्यशाला कराएं। तो 4 कार्यशाला में क्या कराते हैं कि विभिन्न पाठ वगैरह हैं वो, जैसे हिंदी में अभ्यास कराया जाता है, कार्मिकों को हिंदी में बताए जाते हैं कैसे काम करना होगा, और जो कार्यालय जिससे रिलेटेड काम करता है तो उस जो लेसन्स रहेंगे या पाठ जो रहेगा उसको हिंदी में कैसे नोटिंग और जैसे आलेखन कैसे करना है, पत्राचार कैसे करना है, इन सब विषय पे हम लोग उनको बताते रहते हैं। फिर आता है कार्यान्वयन। अब ये गया हमारा जैसे दर्शनधारी, जैसे मैंने कहा, तो वो गया कि देखने के लिए ये इन सब पॉइंट्स का होना या इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। फिर अब आते हैं जैसे गुण विचारी, अर्थात अब हम आएंगे कि कार्यान्वयन की दिशा में जब हम घुसते चले जाएंगे कि अब कैसे करना है। ये तो गया आप ऊपरी सतही तौर पे आपने किया। अब आता है सबसे पहले हम कार्यालय में आने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बैग रखते हैं, फिर अटेंडेंस रजिस्टर अर्थात उपस्थिति बही में जो हमारा नाम लिखा हुआ है आपको दर्ज करना है कि हाँ हम आज उपस्थित हुए हैं कार्यालय में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उपस्थिति बही में जो नाम हो आपका बाइलिंगुअल, द्विभाषिक हो, बेहतर होगा सिर्फ हिंदी में लिखें, हिंदी में साइन करें, हिंदी में हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्मिक हिंदी का ज्ञान नहीं रखते हैं या जिन्हें अभी तक हम लोग प्रशिक्षण नहीं दिलवा पाए हैं, उन्हें भी थोड़ा बता दीजिए कि भाई अपने नाम का अध्यक्षर ले लीजिए। मान लीजिए किसी का नाम है सुमित पाल, तो वो अगर हिंदी नहीं जानता है वो कैसे हस्ताक्षर करेंगे, सु.पा, उससे भी हो सकता है।
तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो बिल्कुल हम लोग कार्यान्वयन में सफल हो सकते हैं। फिर आता है कि काम कैसे शुरू करवाएं। तो सबसे पहले आपको मोटिवेट करना होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, या बहुत लोग ऐसे हैं कि ट्रेनिंग तो कर लिया है, प्रशिक्षण ले लिया है, मगर फिर भी थोड़े से इस बात से झिझकते हैं कि भाई गलती हो सकती है। तो कोई बात नहीं, उपस्थिति बही में एक नाम आप करवा दिया। फिर दूसरा आता है आपका कार्यग्रहण रिपोर्ट, अर्थात जैसे आप छुट्टी लेते हैं, कार्मिक काम करते हैं तो उनको छुट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जब छुट्टी से वो लौट कर आते हैं तो उनको कार्यग्रहण रिपोर्ट देना पड़ता है। तो कार्यग्रहण रिपोर्ट का आप एक प्रोफॉर्मा हिंदी में बना दीजिए और उनसे कहिए कि वो बस भर दें कि आप किस कारण से अवकाश पर गए थे और इतने तारीख से इतने तारीख तक आप अवकाश पर थे और आने के बाद आप कार्यग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें होती है, ये छोटा छोटा जो स्टेप्स होता है, अगर इसको हम लोग फॉलो करते रहें तो देखिएगा कि बिल्कुल ये आसान सा काम है। कार्यान्वयन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। फिर आता है कि संक्षिप्त वाक्यांश। फाइल पे कोई बड़ा सा मैटर है और उस मैटर को, या कोई ऐसा पत्र आता है कि जिसपे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है, बस उसको देख लीजिए, देखने के बाद उसको फाइल किया जा सकता है। तो इतना तो एक कार्मिक लिख ही सकता है कि संक्षिप्त वाक्यांश में कि कृपया इसे मतलब अनुमोदन दे, या अनुमति होने पर इस पत्र को फाइल किया जा सकता है, या संचिका प्रस्तुत, इस पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। या मान लीजिए कि कोई लेटर पत्राचार आपको करना है तो आपको लिखवाना होगा कि इसको पुट अप फॉर सिग्नेचर प्लीज, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, तो उसमें हिंदी में भी लिखा जा सकता है कृपया अनुमोदनार्थ प्रस्तुत फॉर अप्रूवल प्लीज, या कृपया हस्ताक्षर प्रस्तुत फॉर सिग्नेचर प्लीज। इसी का जैसे मैंने हिंदी में बताया। तो ऐसे संक्षिप्त वाक्यांश को चुन लीजिए और उनको मोटिवेट करिए, प्रोत्साहित करिए कार्मिकों को, वो इस तरह से फाइल पर नोटिंग दे। फिर आता है पावती। जैसे नियम अनुसार क्या है कि कोई भी पत्र अगर आपको मिलता है तो उसकी एक पावती देनी पड़ती है, चाहे उस पर कोई एक्शन अर्थात कार्रवाई की जाए या ना की जाए। तो पावती का भी एक बना बनाया रूप होता है, फॉर्म होता है। तो अगर आप हिंदी के राजभाषा के कार्मिक है तो आप बनवा दीजिए। तो उसी का जैसे साइक्लोस्टाइल हो सकता है, या कंप्यूटर पे लोड कर दीजिए, सब उसका एक प्रिंट ले लेंगे। बस उसका एक फिल इन द ब्लैंक्स जैसे छोटा सा जगह रिक्त रखिए कि आपके पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना हमें प्राप्त हुआ, इसकी पावती प्रेषित की जा रही है, सब बना हुआ रहेगा। बस उसको पावती भेजनी है। इससे क्या होगा कि अगर आपका नियम का हम लोग पालन भी कर रहे हैं कि हिंदी पत्रों की पावती हिंदी में भेजी जा रही है और पावती भेजना आवश्यक है, तो पावती भी भेजी जा रही है ना। तो ऐसे छोटे छोटे बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो देखिएगा कि कार्यान्वयन बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। और एक होता है अग्रेषण पत्र। बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं या ऐसे मामले होता है कि जहाँ पे रिपोर्ट भेजी जाती है मुख्यालय को, या हमारे उच्च अधिकारी को भेजना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई जटिल मामला है या कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर है, या जैसे टाइम बाउंड मैटर होता है, समय पर भेजना पड़ता है। तो उस केस में इंग्लिश का ही वो रिपोर्ट उन लोग भेजते हैं। तो ठीक है, कोशिश करिए कि उसका हिंदी रूप भेजें। और अगर उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं या उसमें समय लगता है तो कम से कम उसका अग्रेषण पत्र जो है उसका भी एक बना हुआ जैसा रहता है, एक रूटीन सा मैटर है वो, उसको आप बनवा के दे दीजिए कि भाई अग्रेषण पत्र कम से कम आप लोग हिंदी में बना के भेजिए, तो भी होगा कि हाँ कुछ हद तक हम लोगों ने काम किया। फिर आता है आपका कार्यान्वयन स्टेप का स्टेप 2। इतना तक मैंने जितना बताया कि ये कार्यान्वयन का एक जैसे कदम था, ये पहला कदम था। अब दूसरे चरण में हम लोग जब आएंगे तो धारा 3.3 का नियम अनुसार जो भी है, तो हमारे कार्यालय में हम लोग अक्सर देखते हैं कि 11-12 दस्तावेज का ही प्रयोग होता है। तो धारा 3.3 के अंतर्गत जितने भी कागज आते हैं, चाहे वो कार्यालय आदेश हो या फिर ज्ञापन हो, ज्ञापन अर्थात जो पर्सनल नहीं, चेतावनी देने के लिए नहीं, बल्कि कभी ट्रेनिंग का होता है कि ट्रेनिंग मेमोरेंडम प्रशिक्षण दिलवाने के लिए होता है, कार्यशाला के लिए होता है, या फिर कार्यालय आदेश आपका स्थानांतरण हुआ, आप छुट्टी लेते हैं, ऐसे जो भी रिटायर करते हैं उनको कुछ बेनिफिट्स देने होते हैं, उसको जैसे एली रहता है अवकाश नकदीकरण, तो इत्यादि इत्यादि जैसे मैं कहूँगी। तो ऐसे कई सारे दस्तावेज होते हैं, तो उनको कोशिश करिए, या ये मैंडेटरी है कि उसको बाइलिंगुअल अर्थात द्विभाषिक हिंदी और अंग्रेजी दोनों इकट्ठे जारी हो, और जो हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी हैं
तो हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का ये उत्तरदायित्व है कि वो उस पर हस्ताक्षर करे। तो हिंदी का काम है मिलना मिलाना, सबके साथ एक बहुत अच्छा रैपो, बहुत अच्छा संपर्क बना के चलना होता है। तो इसके लिए हिंदी कार्मिकों को क्या ज़रूरत है, मेरा अपना पर्सनल जो मानना है या मैं निजी तौर पे मैं ये मानती हूँ कि प्रशासन शाखा के साथ बहुत अच्छा आप लोगों का संपर्क होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी धारा 3(3) के कागजात होते हैं अक्सर प्रशासन शाखा द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो बेहतर होगा प्रशासन शाखा से तुरंत कह दीजिए कि भाई आप ड्राफ्ट फॉर्म पे जब ऐसे ही अनुमोदन होके आ जाए तो तुरंत दे दीजिए, हम लोग उसको इकट्ठे निकाल देंगे। कंप्यूटर पे ये सब बना बनाया रहता है, बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत कम समय लगता है। आप खुद इस पे थोड़ा सा कोशिश करिए तो इकट्ठे ये ऑर्डर जो है बाइलिंगुअली निकल सकता है या द्विभाषिक रूप में हम लोग इसको जारी करवा सकते हैं। फिर आता है रजिस्टर। जैसे बाकी का तो कार्यान्वयन बहुत थोड़ा सा है कि पत्राचार करना है, नोटिंग देनी है, तो वो बात अलग है। तो छोटा छोटा जो पॉइंट्स है जिसको करके हम लोग कह सकते हैं कि हाँ कार्यान्वयन में, जैसे पहली आपकी नौकरी लगी है तो कार्यान्वयन आप कैसे करवाएंगे, तो इन पॉइंट्स को या इन बिंदुओं को ध्यान में रखें। फिर आता है रजिस्टरों में प्रविष्टि। कुछ रजिस्टर्स आप देखिएगा कि आप प्रशासन शाखा में जाते हैं, वित्त शाखा में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं। जैसे रजिस्टर में मैंने पहले कहा था कि कवर जो पेज होता है शीर्ष नाम हिंदी में होना जरूरी है। उसी प्रकार अंदर देखिएगा कि वहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है कि नेम ऑफ द ऑफिशियल, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल, नाम, ये सब तो बहुत छोटी बात है ना। किसी का नाम कुछ भी है, मान लीजिए मोहनलाल है, तो आप इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में भी लिख दीजिए, या उनसे कहिए कि भाई आपने अंग्रेजी में लिखा है तो हिंदी में भी करें। और इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि बस कार्मिकों को ही करना है, इसके लिए हमारे अनुवादक जितने भी हैं हम लोग भी कर सकते हैं, है ना। कभी गए संपर्क कार्य करने, किसी का रजिस्टर ले लिया, कहा कि भाई अगर आप इस पे काम फिलहाल नहीं कर रहे हैं तो हमें दे दीजिए, एक दिन में हम उसको पूरा करके दे देंगे। क्रम संख्या, सीरियल नंबर, ऊपर में क्रम संख्या डाल दीजिए। फिर नाम पद नाम, जैसे नेम एंड डेजिग्नेशन हो गया। और पता अगर आपको बहुत जगह लगता है या लिखने का जगह नहीं है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ नाम ही लिखिए। इस प्रकार से जितने भी रजिस्टर्स हैं जहाँ पर मुमकिन हो, जहाँ पे संभव हो, वहाँ पे छोटी छोटी जो है प्रविष्टियाँ जो हैं वो हिंदी में भी करें। तो ये जैसे आज मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताया, मैं आशा रखती हूँ कि इसके पालन करने से आपको फ़ायदा होगा और कुछ हद तक आप कार्यान्वयन इस प्रकार से करने पर आप लोग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने ये जो चरण बताया अगर उसका अनुपालन करें तो अनुवादक अपने कार्यालय में अपने कार्य करने की एक शैली बना सकते हैं और इस प्रकार से अपना झंडा गाड़ तो देंगे ही, हिंदी का कार्यान्वयन भी बढ़ चलेगा। अगले सीरीज में फिर कुछ और अच्छी बातों के साथ हम मैडम के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब न किया हो तो तत्काल कर लें, क्योंकि ये जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी।